नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें हम क्या पढ़ रहे थे? हम इसमें पढ़ रहे हैं यूपीएससी पीटी 2024 के लिए एंशिएंट हिस्ट्री को कवर कर रहे थे। बहुत ही छोटे और कंसाइज लेवल पे हम कंप्लीट कर रहे थे। चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जिसका नाम केवल एग्जाम है, उसको सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट करिए। इसी चैनल पे हमने पीटी 365 जो 2024 के लिए आई हुई है एग्जाम के लिए, वो भी हम कंप्लीट कर रहे हैं। हमने पॉलिटी सेक्शन पूरा कंप्लीट कर दिया था। एक या दो वीडियो और हमें लगेंगे जिसमें हम कंप्लीट कर देंगे पूरा अपना, कहते हैं इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट कर देंगे। तो इसमें जो हम कंप्लीट कर रहे थे, मतलब कि जो एंशिएंट हिस्ट्री में देख रहे थे, हमने पूरा देख लिया था। मौर्योत्तर काल तक देख लिया था। ये वैदिक सभ्यता होता सब हमने देख लिया था। अब हमें जो देखना था वो मौर्योत्तर काल से देखना था। चलिए सीधा मौर्योत्तर काल पे आते हैं। जैन धर्म भी हो गया था। थोड़ा वेट करिएगा, आ जाएगा अपने आप ही। ये आ गया। मौर्योत्तर काल के बारे में हमें पढ़ना था। मौर्योत्तर काल में सबसे पहले हम क्या पढ़ने गए थे? मौर्योत्तर काल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे शुंग वंश को पढ़ेंगे। किसको? शुंग वंश को पढ़ेंगे। इनका कलर चेंज कर देते हैं। हाँ चलिए देखते हैं। मौर्य शासक के तुरंत बाद 184 ईसा पूर्व, देखिएगा ईस्वी नहीं है, ईसा पूर्व में वंश सत्ता में आए वो थे शुंग वंश। कौन आया था? शुंग वंश आया था मौर्य के बाद। पतंजलि के महाभाष्य से शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग ने की जानकारी मिलती है। तो पुष्यमित्र शुंग ने अपने जो राजा था उसकी हत्या करके यह सत्ता पाई थी। घनदेव के अयोध्या अभिलेख से ज्ञात होता है कि पुष्प दो बार अश्वमेध यज्ञ बताता है कि हेलियोडोरस एक यवन राजदूत था जो शुंग शासक भाग भद्र के विदिशा दरबार में आया और भागवत धर्म के सम्मान में गरुड़ स्तंभ की रचना की। इसने किसकी रचना की? गरुड़ स्तंभ की रचना की। शुंग वंश के पहले शासक पुष्यमित्र के समय पहला यवन आक्रमण हुआ, जिसे इसके पौत्र वसुमित्र ने विफल कर दिया था। ये भी प्रश्न आया था कि किस शुंग वंश शासक ने यवनों के आक्रमण को विफल किया था? वह किसने किया था? वह किया था वसुमित्र शुंग ने किया था। अब उसके आगे देखते हैं क्या है इसमें। उसके बाद देखेंगे कि शुंग वंश में विदिशा राजनीतिक व सांस्कृतिक का महत्वपूर्ण केंद्र थी। विदिशा क्या थी? और सांस्कृतिक एवं राजनीतिक का महत्वपूर्ण केंद्र थी। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर वसुदेव ने 75 ईसा पूर्व में कर्ण वंश के स्थापना की। कर्ण वंश का शासन बहुत लंबा नहीं चल सका था। बस अब आ रहा है आंध्र सातवाहन वंश के बारे में देखा जाएगा। सातवाहन वंश का शासन क्षेत्र प्रमुखता महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में था। तो अगर आप इसको मैप के थ्रू देखेंगे तो कुछ ऐसे आएगा। मान लीजिए हम इसको प्रायद्वीप विभाग मान लें तो अपना महाराष्ट्र आ जाएगा, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक आ जाएगा, तो फिर उसे जुड़ा हुआ आंध्र प्रदेश में ये वाला पोर्शन देखेंगे तो वो आंध्र सातवाहन वंश के अंडर आता था। अब इसमें देखेंगे क्या क्या आता है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक आता है। इस वंश की स्थापना सिमुक ने की तथा इसकी राजधानी महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान पैठण में हुई। कहाँ हुई? प्रतिष्ठान पैठण में हुई। सिमुक की राजधानी कहाँ थी? वह महाराष्ट्र में थी, ध्यान रखिएगा। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृतिक तथा लिपि ब्राह्मी थी। याद रखिएगा, जो सातवाहन शासक थे उनकी जो राजकीय भाषा है वह प्राकृत है
और लिपि क्या है, ब्राह्मण है, ब्राह्मी है। अब है सातकर्णी प्रथम इस वंश का प्रथम योग्य शासक था। पुराणों में इसे कृष्ण का पुत्र कहा गया है। ये यही प्रश्न आया था कि पुराणों में कृष्ण का पुत्र किसे माना गया है, तो सातकर्णी को माना गया है। सातवाहन शासक हाल एक बड़ा कवि तथा विद्वान का आश्रयदाता था। इसने प्रकृत भाषा में गाथ सप्तशती की रचना की थी। बृहकथा की रचयिता गुणाधर तथा कांतक, क्या है ये, कांतक नामक संस्कृत व्याकरण की रचना सर्ववर्मन द्वारा सर्ववर्मन हाल के दरबार में हुई थी। कहाँ हुई थी, सर्ववर्मन हाल के दरबार में हुई थी। याद रखिएगा, कणद क्या है, एक संस्कृत व्याकरण है। अब है विदेशी विवरण में प्लीनी, विदेशी विवरण में प्लीनी, टालमी तथा पेरिप्लस ऑफ एशियन थ्री के लेखक का विवरण महत्वपूर्ण है। इसका शासक एक रुकेगा, इसका महत्वपूर्ण शासक कौन था, सातकर्णी प्रथम था, जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ तथा 1 राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान कराया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी को वेदों का आश्रयदाता कहा जाता है। ये प्रश्न आ चुका है कि वेदों का आश्रयदाता किसे कहा गया है, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी को वेदों का आश्रयदाता कहा गया है। अब है सातवाहन काल में व्यापार व्यवसाय में चांदी एवं तांबे के सिक्के का प्रयोग होता था, जिन्हें कराश्रय कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट पूछेगा, कराश्रय क्या है, तो वह है चांदी एवं तांबा के सिक्के हैं। इसके राजा राज्य तथा विंध्यनेश्वरी की उपाधि ग्रहण की थी। तो इसने किसकी उपाधि ग्रहण की थी, इसने राज तथा विंध्य नरेश की उपाधि ग्रहण की थी। इसके बाद इसका पुत्र वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी शासक बना तथा इसने अपने को प्रथम आंध्र सम्राट कहा। ये इंपॉर्टेंट टर्म है। प्रथम आंध्र सम्राट कौन था या किसे माना जाता है, वह माना जाता है, आप देखेंगे कि विशिष्ट पुत्र पुलवामी को माना जाता है। इसको विशिष्ट पुत्र पुलुमावी को माना जाता है। शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने सातवाहनों को 2 बार पराजित किया, किंतु वैवाहिक संबंध के कारण इनका नाश नहीं किया। मतलब कि जो रुद्रदामन था सातवाहनों का एक शासक, जो रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख मिला था ना, तो उसने क्या किया था, उसने सातवाहनों को पराजित किया। तो सॉरी, जो रुद्रदामन था, रुद्रदामन ने सातवाहनों को 2 बार पराजित किया, किंतु वैवाहिक संबंध होने के कारण उन्हें नाश नहीं किया। अब आगे है कि विशिष्ट पुत्र पुलमावी का विवाह रुद्रदामन की पुत्री से हुआ था। तो किसकी पुत्री से हुआ था, सातवाहन का कौन शासक था जिसकी पुत्री का विवाह रुद्रदामन से हुआ था, वह था विशिष्ट पुत्र पुलुमावी था। अब यज्ञ श्री सातकर्णी सातवाहन शासक का अंतिम शासनकाल, अंतिम शक्तिशाली शासक था। हाँ, उसके बाद देखेंगे कि जो यज्ञ श्री सातकर्णी था ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे ब्राह्मणों को भूदान देने की परंपरा सातवाहनों ने शुरू की। हालांकि इन्होंने अधिकतर भूदान बौद्धिक भिक्षुओं को दिया। तो जो सातवाहन शासक थे वो किसको ज्यादा अपना आश्रय देते थे, वह देते थे बौद्ध भिक्षुओं, यानी बौद्ध धर्म को अपना ज्यादा आश्रय लिया करते थे। ये उसी के बारे में बात हो रही है। अब है कि ये जो आप ये जो भाच है ना, ये भाच नहीं, ये भड़ौच है।
भड़ोच सातवाहन वंश का प्रमुख बंदरगाह एवं व्यापारिक केंद्र था। भड़ोच क्या था? प्रमुख सातवाहनों का एक प्रमुख बंदरगाह केंद्र था। अब है विदेशी आक्रमण के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है कि विदेशी आक्रमण के बारे में प्राचीन इतिहास में पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें देखते हैं क्या है। पहला हिंद यूनानी जो इंडो ग्रीक शासक हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। एक मिनट, आपको ये दिख कैसा रहा है? बहुत छोटा दिख रहा है ना, इसीलिए तो मैं कहूँ क्या दिक्कत है। अब देखिए, अब आपको बराबर दिख रहा है। यही मैं देख रहा था क्या दिक्कत है, मैं क्यों नहीं देख पा रहा हूँ सही से। हिंद यूनान के बारे में देखते हैं, चलिए। मौर्योत्तर काल में भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर लगातार हमले हुए। पहला आक्रमण हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानियों द्वारा किया गया। भारतीय सीमा में सर्वप्रथम डेमेस्ट्रिक प्रथम ने प्रवेश किया और पंजाब के कुछ क्षेत्रों को जीतकर साकल को अपनी राजधानी बनाया। मिनांडर सबसे प्रसिद्ध हिंद यूनानी शासक था। कौन था? मिनांडर सबसे प्रसिद्ध हिंद यूनानी शासक था। मिलिंद पंदो नामक बौद्ध ग्रंथ में मिलिंद और बौद्ध आचार्य नागसेन के बीच संवाद का संकलन है। पूछा था ये प्रश्न कि मिलिंद पंदो में किन दो लोगों के बीच संवाद का उल्लेख है? तो वो है जो एक बौद्ध जो एक मिलिंद पंदो थे, पहला उनका एक बौद्ध आचार्य नागसेन है, उनके बारे में जो उन दोनों के बीच संवाद हुआ था उसका उल्लेख है। शकों ने भारत में अनेक शाखाएं स्थापित की। शक राजा अपने को क्षत्रप कहा करते थे। तो जो शक राजा थे अपने आप क्या कहते थे? क्षत्रप कहते थे। अब देखने जा रहे हैं हम लोग शक सम जो आए थे विदेशी आक्रमण किए थे उनके बारे में। पश्चिमी क्षत्रपों में क्षत्रप वंश का नहपान तथा चस्टान वंश का रुद्रवामन सबसे प्रसिद्ध शख्स शासक हुआ। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रुद्रदामन ने किस झील का को पुनरुद्धार किया था? वह था कौन सा था? सुदर्शन झील था। अब है वी एक मिनट रुकेगा। हाँ। विशुद्ध संस्कृत में पहला अभिलेख रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। विशुद्ध संस्कृति में जो विशुद्ध संस्कृत भाषा में पहला लिखा जो अभिलेख है वो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। अंतिम शासक रुद्रदामन तृतीय था, जिसे गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने पराजित कर शासकों का राज्य गुप्त साम्राज्य में मिला लिया था। तो ये ध्यान रखिएगा कि अंतिम शासक कौन था? रुद्रदामन तृतीय था, जिसे गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने पराजित कर शकों का राज्य गुप्त साम्राज्य में मिला लिया था। अब है हिंद, क्या है? हिंद पार्थिव या पल्लव। पल्लव नाम से ज्यादा हिंद पार्थिव नाम से अब तक नहीं फेमस इतिहास में, पल्लव वंश के नाम से सब लोग जानते थे। तो पल्लव कैसे थे आप देखेंगे, ये वो जो विदेशी आक्रमण के अंतर्गत आते हैं। इनके बारे में देख लेते हैं। पल्लव शक्ति का वास्तविक संस्थापक है मिथ्रेडस। कौन था? मिथ्रेडस। ये मिश्र लिखा नहीं, ये मिथ्रेडस यानी मिश्रदत्त प्रथम था। मित्रदत्त द्वितीय इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था, जिसने शकों को पराजित किया। तो शकों को किसने पराजित किया था? वो पल्लव के जो एक शासक था जिसका नाम आप देखेंगे कि मिश्रदत्त था, उस द्वितीय उसने पराजित किया था। सॉरी माफ करिएगा, अजीब सा बॉडी में हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। अब है कि पल्लव राज का अंतिम कुषाण ने किया। जो पल्लव राज था उसका अंत किसने किया? कुषाणों ने किया। अब कुषाण के बारे में देखते हैं। इनके बारे में सिक्के उक्के पर थोड़ा ज्यादा ध्यान रखिए। कल्चरी
महत्व से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडफिसिस, कौन है? कुजुल कडफिसिस ने की थी। इसने तांबे के सिक्के चलाए। इसने किसके? तांबे के सिक्के चलाए। भारत में सर्वप्रथम कुषाण शासक विम कडफिनिस ने सोने के सिक्के जारी किए। इससे सिक्कों का शव, नंद तथा त्रिशूल की आकृति एवं महेश्वरों की उपाधि उत्कीर्ण थी। कनिष्क इस वंश का महानतम शासक था। इसने 78 ईस्वी में अपना राज्यारोहण किया तथा इसके उपलक्ष्य में शक संवत चलाया। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर यानी पेशावर थी। इसके दरबार में पश्य, अश्वघोष, वसुमित्र तथा नागसेन जैसे विद्वान और चरक जैसे चिकित्सक विद्यमान थे। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का संरक्षक था तथा इसने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कराया था। ये जो मैं भी आपको बताने वाला था वो लिखा ही हुआ है। कनिष्क का उत्तराधिकारी कौन था? और कनिष्क का उत्तराधिकारी के रूप में देखेंगे तो आप हुविस्क, कनिष्क का उत्तराधिकारी कौन था? हुविस्क था। कुषाण वंश का अंतिम शासक वसुदेव था। अब आ गया मौर्योत्तरकालीन राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन, मतलब उस वक्त का राज कैसा प्रशासन था और कैसे उसकी राज व्यवस्था चलती थी। इस काल में अधिकतर छोटे छोटे राज्य थे। तो इस काल में अधिकतर छोटे छोटे राज थे। उत्तर में कुषाण एवं दक्षिण में सातवाहन थे। उत्तर में कुषाण तो दक्षिण में सातवाहन थे। अब सातवाहनों का जो एरिया था वो एक बार हम लोग फिर देख लेते हैं। वो क्या था? वो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश था। मैंने इस तरह का मैप एक रफली बनाया था, आपने देखा था। अब है इस काल की विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए राजतंत्र में दैविक तत्वों का समावेशन की प्रवृत्ति अपनाई गई। ऐसी प्रवृत्ति आप देखेंगे तो जब आप बलबन को देखेंगे तो बलबन ने भी राजत्व का सिद्धांत चलाया था। तो उसी प्रकार आप देखेंगे तो मौर्योत्तर काल में भी हो रहा था। इस समय की आर्थिक गतिविधियों में राजनीतिक हस्तक्षेप नगण्य होता था। प्राचीन भारतीय इतिहास में शिल्पों का सर्वाधिक विकास इसी काल में हुआ। इस काल में उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी का विकास हुआ। तो कैसा हुआ? उत्पादन क्षेत्र में तकनीकी का विकास होने लगा था। अब नया चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? वो गुप्त काल के बारे में स्टार्ट होने वाला है। लेकिन उससे पहले पानी पी लेते हैं। चलिए गुप्त काल देखते हैं। गुप्त काल का राजनीतिक इतिहास देख लेते हैं। गुप्त काल का प्रथम शासक कौन था? श्रीगुप्त था, ये याद रखिएगा। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की। ये इंपॉर्टेंट है, पूछेगा गुप्त संवत कब स्टार्ट हुआ? तो 319 से 320 ईस्वी के मध्य स्टार्ट हुआ। और इसने एक उपाधि भी धारण की थी जिसका नाम था, यानी चंद्रगुप्त फर्स्ट ने एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम था महाराजाधिराज था। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और इसका नाम पर अपने सिक्के को अंकित करवाया। इसके बाद समुद्रगुप्त 335 से 380 ईस्वी का शासक बना रहा, यानी कि लगभग 20 से आप देखेंगे समुद्रगुप्त जो था गुप्त वंश का सबसे लंबा शासन पर बैठने वाला व्यक्ति था। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसने अपने जीवन में कोई भी युद्ध नहीं हारे थे। तो इसलिए समुद्रगुप्त को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। समुद्रगुप्त का कार्यकाल बहुत बड़ा था, ये भी ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद देखते हैं क्या है। 1 मिनट रुक के, लग रहा है माइक कुछ गड़बड़ कर रहा है क्या? सही, माइक सही है, आवाज आ रही सही। अब है हरिश्रेण द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजय के अभियान का पता चलता है। उसके बाद चंद्रगुप्त के दरबार में कालिदास, धनवंतरी, छपड़क, सुंग, वेताल भट्ट, अमर सिंह, घटपर्ण, वराहमिर और विरुचिर जैसे 9 विद्वान नवरत्न निवास करते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कुमारगुप्त था। चंद्रगुप्त
चंद्रगुप्त सेकंड 11 लिख गया है यार यहाँ पास, चंद्रगुप्त सेकंड है, हाँ इसको आप ध्यान रखिएगा, अब सही हो जाएगा मेरे ख्याल से, हाँ सही हो गया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 380 से 312, 380 के बाद मतलब समुद्रगुप्त के बाद 380 से 312 ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकटक राज्य रुद्रसेन सेकंड से किया। किसका किया? जो वाकटक के एक राजा थे जिनका नाम रुद्रसेन द्वितीय था, उनके साथ किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने की। चीनी यात्री फायान इसी के समय भारत आया तथा अपना विस्तृत विवरण फो क्यों की में लिखा। किसमें लिखा? फो क्यों की में लिखा। ये नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फो क्यों की किसकी पुस्तक है? वह वेंगसांग की है, सॉरी फायान की है, क्योंकि इनके बुक को मैचिंग करने को आ जाता है अक्सर प्रश्न। अब इसके आगे देखेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र कुमार गुप्त 1415 से 54 तक महेंद्र द्वितीय की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा। गुप्त वंश के दो शासकों ने अश्वमेध यज्ञ किया। पहला शासक समुद्रगुप्त और दूसरा कुमारगुप्त था। कुमारगुप्त ने नालंदा महाविहार की स्थापना की। यह उसकी धार्मिक सहिष्णुता को प्रदर्शित करता है क्योंकि यह वैष्णव मतानुयायी था। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ जिसने कुमारादित्य की उपाधि धारण की। स्कंदगुप्त के समय हुणों का आगमन प्रारंभ हो गया था। जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त के गवर्नर पर्णदत्त एवं उसके पुत्र चक्र पालित ने मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी। स्कंदगुप्त ने जो सुदर्शन झील थी जिसका निर्माण आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, उसका वो वापस से रिपेयर कराता है। अब आ गए हुण भी इंपॉर्टेंट है। हुण राज्य फारस के खेतान तक फैला हुआ था जिसकी मुख्य राजधानी अफगानिस्तान में बामियान थी। यही बामियान में आप देखेंगे बुद्ध की मूर्ति लगी हुई थी। उसके बाद तोरमाड़ और मिहिरकुल प्रसिद्ध हुण शासक थे। प्रसिद्ध हुण शासक कौन थे? तोरमाड़ और मिहिरकुल थे। मिहिरकुल को एक चीनी यात्री बौद्ध धर्म से घृणा करने वाले और मूर्ति भंजक मानता है। मिहिरकुल को एक चीनी यात्री था, उसने बौद्ध धर्म से घृणा करने वाला और मूर्ति भंजक कहता है। गुप्त शासकों ने अन्य राजाओं के सहयोग से मिहिरकुल को कश्मीर तक खदेड़ा दिया जहां 542 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई है। मुझे ये थोड़ा 542 जो है ना, ये टर्म थोड़ा सही नहीं लग रहा है, हो सकता सही हो, बाकी जैसा आपको सही लगे। अब आ गया गुप्तकालीन प्रशासन कैसा हुआ करता है, ये देख लें। प्रशासन के शीर्ष पर राजा था। राजा के द्वारा परम घटनाकर महाराजाधिराज जैसी भारी भरकम उपाधि ली जाती थी। अब इसके बाद जो ये एक फोटो मैंने यहाँ इंसर्ट की थी, इसको देख लेते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मौर्यों के बारे में है, थोड़ा सा सही लिखा हुआ है। ये जो लिखा है सबसे ऊपर, आप नहीं देख पा रहे होंगे, ये लिखा हुआ है केंद्रीय प्रशासन लिखा हुआ है। बाकी मैं पढ़ दे रहा हूं, आप सुन लीजिए एक बार। केंद्रीय प्रशासन में हुए कुछ महत्वपूर्ण अधिकारियों का जिक्र हुआ, हालांकि इनकी संख्या मौर्य अधिकारियों की तुलना में काफी कम थी। पहला है दंड नायक एवं महादंड नायक यानी कि न्यायाधीश, महाबलीकृत यानी सेना नायक, संधि विग्रहक विदेशी मंत्री, कुमार संभव कुमारामात्य सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी। इस काल में आप देखेंगे, इस काल में अधिकारियों के पद वंशानुगत होने लगे थे तथा एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक पद दिए जाने लगे थे। इस काल में
गुप्त काल में हुआ। उसके बाद देखते हैं प्रांतीय शासन कैसे था गुप्त काल में। साम्राज्य का विभाजन प्रांतों में किया गया था जिसे देश अथवा भुक्ति कहा जाता था। याद रखिएगा, जब गुप्त काल में देश को भुक्ति भी कहा जाता है, भुक्त भी कहा जाता है। भुक्त एक उपरिक महाराजा नामक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। तो भुक्ति पर उपरिक महाराजा नामक एक अधिकारी से नियुक्ति की जाती थी। अब आप देखेंगे जो वहां का जिला प्रशासन था उसके बारे में देख लेते हैं। जिला प्रशासन कैसा था? प्रांतों को अनेक जिले, प्रदेश या विषय में बांटा गया था जिसका प्रधान कौन था? विषयपति कहलाता था। जिला स्तर पर एक जिला परिषद होती थी जिसे विषय अधिकरण कहा जाता था। इसी कारण प्रत्येक नगर में एक नगर परिषद होती थी जिसमें क्षेत्रीय व्यावसायिक समूह की प्रधानता थी। इस काल में शामिल थे नगर श्रेणी, वित्त प्रबंधन या नगर श्रेणी का प्रधान। सार्थवाहक क्या है? व्यापारियों का प्रधान। प्रथम कुलिंद कौन था? वो शिल्पियों का प्रधान था। और प्रथम कायस्थ कौन था? लिपिकों का प्रधान था। तो प्रथम कुलिंद कौन था? वह आप देखेंगे कि वह शिल्पियों का प्रधान, जो लोग बनाते थे, शिल्पकार थे, उनके लिए। और प्रथम कायस्थ कौन था? जो लिपियों का प्रधान हुआ करता था। सार्थवाहक जानते हैं, व्यापारियों का एक जो प्रधान होता था। और नगर श्रेणी में वित्त प्रबंधन या नगर श्रेणी का प्रधान हुआ करता था। अब उसके बाद देखेंगे स्थानीय जो प्रशासन था उसके बारे में। ग्राम सबसे निचली प्रशासनिक इकाई था। इसका प्रधान ग्रामिक या महत्तर कहलाता था। गुप्त प्रशासन का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण है राज्यों को एक मिनट रखिएगा, राज्यों की शक्तियों में कटौती, वही जाति पंचायत, व्यापारिक श्रेणी एवं ग्रामीण प्रशासन की शक्ति में वृद्धि करना है। आप देखेंगे गुप्तकालीन अधिकारी एवं उनके विभाग के बारे में देख लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है? पहला है महाबलीधिकृत, इसका कौन क्या विभाग था? सेनापति। दूसरा अधिकारी दिया है महादंड नायक, कौन था? न्यायाधीश। संधि विग्राहिक कौन थे? युद्ध एवं शांति का मंत्री हुआ करता था, जो संधि कराया करता था। अब है पंडपाशिक, यह है पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। विनय स्थिति क्या था? विनय स्थिति स्थापक, शिक्षा एवं धर्म संबंधित अधिकारी। भंडागाराधिकृत कौन है? राजकोष का अधिकारी। महाछपटकलिक क्या है? वह आप देखेंगे महाछपटकलिक लेखा विभाग का सर्वोच्च था। और उसके बाद देखेंगे महाप्रतिहार कौन था? राज्य प्रसाद से संबंधित विषयों की देख रेख करने वाला अधिकारी होता था। कौन होता था? वह देख रेख वाला अधिकारी हुआ करता था। अब है गुप्तकालीन समाज के बारे में देखने जा रहे हैं। चलिए गुप्तकालीन समाज देख लेते हैं। गुप्त काल का आकार, वर्ण अनेक जाति उपजाति में बटा था। विदेशी लेखक का आगमन, भूमि दान में कायस्थ व महत्तर जैसे नवीन जातियों की आवश्यकता तथा जनजाति लोगों का कृषि कार्य से जुड़ना इत्यादि इस सामाजिक परिवर्तन का कारण था। तो महत्तर और जाति कौन थी? ये जो देख रहे हैं आप, महत्तर और कायस्थ, ये जो थे ये ग्रामीण प्रशासन से संबंधित लोग हुआ करते थे। अब कायस्थ का विवरण सर्वप्रथम याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। कहाँ कायस्थ का उल्लेख मिलता है? याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है।
इस काल में वैश्यों की सामाजिक दशा में गिरावट किंतु शूद्रों की स्थिति में सुधार दिखाई देता है। यज्ञवल स्मृति में महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया गया। विधवाओं को कुछ स्थितियों में पुनर्विवाह की अनुमति थी किंतु बाल विवाह, देवदासी प्रथा, पर्दा प्रथा तथा सती प्रथा का प्रचलन था। देखिए बाल विवाह आप जानते हैं, विधवाओं विधवाओं की कुछ स्थितियों में पुनर्विवाह की अनुमति थी। पुनर्विवाह की अनुमति हुआ करती थी कुछ स्थिति में, प्रत्येक स्थिति में नहीं। किंतु बाल विवाह आप जानते हैं। देवदासी प्रथा वो होती है जब किसी की यहाँ पूजा पाठ हुआ करती, उस जमाने में जब मैंने बुक पढ़ी थी, आपको ये मिल जाएगा, ब्लैक स्कॉन की बुक पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाएगा। उसमें लिखा था कि जो लोग पुरोहित लोग हुआ करते थे तो वो क्या होते थे, जब वो किसी घर में चाहते थे पूजा पाठ करा देते थे तो वहां दान के रूप में वहां की लड़कियों को मांग लेते थे, या वे लड़कियां जो अनाथ हुआ करती थी और लोग उन्हें मंदिर में छोड़ के चले जाते थे, तो क्या करते थे, जो मंदिर के जो अधिकारी मतलब मंदिर में जो पुजारी हुआ करते थे, जो भी हुआ करते थे उस वक्त, वो क्या करते थे, उन्हें मंदिर में भगवान की सेवा में समर्पित कर देते थे, तो उन्हें ही देवदासी कहा जाता था। यही बात हो रही देवदासी प्रथा। पर्दा प्रथा और सती प्रथा तो आपको पता ही है जो प्रचलन में थी। कालिदास ने मेघदूत में देवदासी प्रथा तथा कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम में अवगुठन शब्द का प्रयोग पर्दा प्रथा के लिए किया। अवगुठन मतलब खुद के अंग से गुठन करना, उनको छुपाना, उसी को पर्दा प्रथा कहा जाता है। तो यहाँ उसी का उल्लेख हो रहा है। अब चलिए आगे देखते हैं क्या है। सती प्रथा का साक्ष्य 510 ईस्वी में एरन अभिलेख में मिलता है। यह क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से 20 बार आ चुका है अलग अलग एग्जाम में कि सती प्रथा का उल्लेख किसमें मिल रहा है, एरन अभिलेख में मिलता है। इस काल में अछूतों की दशा में गिरावट आई। कात्यायन ने अछूतों के लिए अस्पर्श शब्द का प्रयोग किया है। तो कात्यायन ने अछूतों के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया है, अस्पर्श शब्द का प्रयोग किया है, जो अपने आप में वर्तमान स्थिति में देखिए समाज की अलग अलग एक व्यवस्था होती है। वर्तमान समय जो है वह आर्थिक आधार पर चलता है, उस समय धार्मिक आधार पर चलता था। तो धार्मिक आधार पर लोगों की ऐसी कृतियां आपस में फैली रहती थी। लेकिन वर्तमान समाज कैसा है, ये एक समाज धर्मनिरपेक्ष है। इस समाज में सभी धर्मों का समान महत्व है और सभी व्यक्ति का अपना अपना महत्व है। अगर किसी भी व्यक्ति को हम अछूत समझेंगे तो हम समाज में जो उसके द्वारा दिए जाने वाले कार्य में और ज्यादा योगदान होने वाला था, उससे समाज छूट जाएगा, जिससे समाज उन्नति की ओर नहीं अवनति की ओर हो जाएगा। इसीलिए अछूत जैसी या अस्पर्श जैसी भावना होती है, ये अपने लिए एक कुंठादायक होती है। मैं तो इसका विरोध करता हूँ। बाकी सबकी अपनी स्वतंत्र देश में है और आप अपने स्वतंत्र विचार रख सकते हैं। बस आपका विचार वहीं तक उपयुक्त समझा जाएगा जहां तक दूसरे का स्वतंत्रता को बाधित ना हो। चलिए आगे देखते हैं। अब है गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था है। गुप्तकालीन आर्थिक जीवन में एक ओर जहां मुद्रा अर्थव्यवस्था और वाणिज्य व्यापार में ह्रास देखा गया, वहीं कृषि अर्थव्यवस्था में प्रसार देखा गया। इसका मतलब ये भी हो सकता है, कह सकते हैं कि गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था कृषि की ओर अग्रसर अर्थव्यवस्था थी। एक क्वेश्चन ऐसे बनेगा, या बन सकता है गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर निर्भर करती थी। ये भी अपने आप में सही हो जाएगा। वाणिज्य और व्यापार तो था, लेकिन इस समय आप देखेंगे कृषि अर्थव्यवस्था में लोग ज्यादा रुचि ले रहे थे। अब है गुप्तकालीन शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की जिन्हें उनके अभिलेख में दिनार कहा गया। तो गुप्तकालीन जो स्वर्ण मुद्रा हुआ करती थी उसे क्या कहते थे, उसे दिनार कहते थे। लोग हो सकता है हम लोग भूल जा रहे, दिनार तो बहरीन की कुवैत की कहते हैं वो है करेंसी है, तो लोग उसमें कंफ्यूज कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए गुप्तकालीन जो स्वर्ण मुद्रा हुआ करती थी उसे दिनार कहते थे। अब कुछ इसमें देख लेते हैं। एक तरफ देखेंगे आप भूमि दिया, एक बार अर्थ।
जो अलग अलग भूमि का क्या क्या महत्व हुआ करता था, उसका अर्थ क्या था ये देखेंगे। क्षेत्र क्या होता था, खेती योग्य करने की भूमि को हम क्षेत्र कहते थे। वास्तु किसे कहते थे, निवास करने योग्य जो भूमि होती थी उसे वास्तु कहते थे, जो ऐसे आपका घर। खिल क्या होता था, जो भूमि कृषि योग्य नहीं होती थी उसे खिल कहा जाता था। अब है अपराहत, क्या था, वह जंगली भूमि। अपराहत मतलब ये आप जानते हैं जंगल होता है, अपराहत जो था वो जंगली भूमि हुआ करता था। चारागाह क्या हुआ था, चारागाह हुआ करता था पशुओं के चरने के लिए छोड़ी गई जो भूमि होती थी उसे चारागाह कहते थे। वात्स्यायन और पाहियान ने दोनों समृद्ध नगरी जीवन की ओर संकेत करते हैं, परंतु गुप्त काल के उत्तरार्ध में नगरीकरण तथा वाणिज्य व्यापार को धक्का लगा। इस काल में मंदिरों और ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी गई उसे अग्रहार कहा गया। तो जैसे कि आप देखेंगे मध्यकालीन भारत में इक्ता प्रथा थी, वैसे गुप्त काल में आप देखेंगे जो ब्राह्मणों को मंदिर दी जाती थी वो अग्रहार कहलाती थी। जूनागढ़ अभिलेख में बेगार प्रथा का संकेत है। कामसूत्र में भी इसकी पुष्टि की गई है। इसे समकालीन अभिलेख में वृष्टि कहा गया है। अब है गुप्त काल में व्यापारिक संगठनों की संख्या व क्षेत्र में वृद्धि हो गई। प्राचीन काल के व्यापारिक संगठनों को श्रेणी, निकाय, निगम कहा जाता था। निगम दो तरह के होते थे, एक महाजनी का कार्य करते थे, दूसरा महाजनी के अतिरिक्त अन्य कार्य करते थे। जूनागढ़ अभिलेख में बेगार प्रथा का संकेत है। कामसूत्र में भी इसकी पुष्टि की गई है। इसे समकालीन अभिलेख में वृष्टि कहा गया है। बेगारी मतलब राज्य के को जो का कुछ ऐसा कार्य करना जिसमें राज्य आपको पैसा नहीं देगा, तो वो आपको क्या एक ऋण के रूप में राज्य को चुकाना होगा, तो उसी को हम वृष्टि कहते हैं, बेगारी प्रथा कहा जाता है। वर्तमान में बेगारी कहा जाता, उस समय वृष्टि प्रथा कहा जाता था। ये उसी के बारे में उल्लेख है। अब उसके आगे देखेंगे कि और क्या है। गुप्त काल में व्यापारिक संगठनों की संख्या व क्षेत्र में वृद्धि हो गई। प्राचीन काल में व्यापारिक संगठनों की श्रेणी निगम या निकाय कहा जाता था। निगम दो तरह के होते थे, एक महाजनी का कार्य करते थे, दूसरा महाजनी द्वारा अतिरिक्त अन्य कार्य करते थे। अब गुप्त कालीन धर्म देख लेते हैं। पहली बार देवताओं की मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर उनकी उपासना गुप्त काल में प्रारंभ हुई। यह आ गया आपका फैक्ट वाला क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन। अब है गुप्त शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उनकी उपाधि क्या थी, परम भागवत थी। तो वैष्णव धर्म के जो गुप्त शासक थे उनकी उपाधि क्या थी, परम भागवत थी। इस काल में विष्णु के साथ ब्रह्मा और महेश के रूप में त्रिदेवता की परिकल्पना की गई थी। प्रश्न आया था कि त्रिदेवता में कौन कौन से देवता आते थे, विष्णु, ब्रह्मा और महेश आते थे। प्राचीन काल में विभिन्न प्रकार के मतांतर और दृष्टिकोण प्रचलित था। गुप्त काल में चलकर ये षड दर्शन के रूप में स्थापित हुआ। षड दर्शन आपको बताया था ना, सांख्य, कपिल वाला, है ना, ये वही की बात है। तो ये जो आप देखेंगे तो गुप्त काल में आता है। ये खत्म हुआ। अब गुप्त कालीन साहित्य देख लेते, एक तरफ रचना है, दूसरी तरफ रचनाकार है। मृच्छकटिकम शूद्रक की आपको पता है। मुद्रा राक्षस या देवी चंद्रगुप्तम किसकी है, वह विशाखा दत्त की है। सबको विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस याद रहता है, लेकिन देवी चंद्रगुप्तम नहीं। और एग्जाम में 4 ऐसे एक तरफ मैच कराने वाले आए थे पेपर में, उसमें देवी चंद्रगुप्तम दिया हुआ था जो कि विशाखा दत्त की थी। वास दत्त क्या है, ये सुबुद्ध का है। पंचतंत्र विष्णु दत्त। नीतिसार कामंद का है। कामसूत्र वत्सायन का है। अब है कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंश, ऋतु संहार, मालविकी अग्निमित्रम, विक्रमो शरणी,
अभिज्ञान और शकुंतलम किसका है, ये कालिदास का है, सभी पता है। स्वप्नवास वादता किसका है, भास का। महाभारत वेद व्यास। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट। माल मालती माधव भवभूति। गणित सार श्रीधर। श्रीधर गणित सार को लोग भास्कराचार्य लगा देते हैं, तो गलत ध्यान रखिए, गणित सार किसका है, श्रीधर का है। अब है सॉरी निघंटुन धन्वंतरी। फिर है गाथा सप्तशती हाल का है। अब गुप्तोत्तर काल के बारे में देख लेते हैं। गुप्तोत्तर काल के पतन से हर्ष के उत्थान तथा उत्तर भारत में राजनीतिक परिदृश्य अवस्थिति है, और इसका प्रकाश डालने वाले स्रोत को बेहतर कमी भी, मतलब इसके पास ज्यादा अच्छे स्रोत भी नहीं जो इस काल को बता सके। गुप्त वंश के पतन के बाद उत्तर भारत में बहुराज्यीय व्यवस्था कायम थी। कन्नौज में मखौरी वंश, थानेश्वर में पुष्पमित्र वंश, वल्लभी ने मैत्री वंश, मगध का मालवा में गुणों की गीन शाखा और गौड़ यानी बंगाल में शशांक का राज्य स्थापित था। हर्षवर्धन पुष्पभूति पावन से संबंधित था, जिसका संस्थापक प्रभाकर वार था। प्रभाकर वर्धन की पुत्री राजश्री का विवाह मौखरी नरेश गृहवर्मन से हुआ था। सब ध्यान रखिएगा। हर्ष के विषय में सूचना स्वयं उसके बाखेड़ा, मधुबनी आदि अभिलेख से प्राप्त होती है। साथ ही उसके दरबारी कवि बड़भट्ट द्वारा रचित हर्ष चरित्र और उसके शासनकाल में आए चीनी बौद्ध यात्री वेंग सांग द्वारा रचित शी यू की, तो याद रखिएगा वेंग सांग की कौन सी रचना है, शी यू की है, जो पश्चिमी विश्व का अभिलेख से भी मिलती है। हर्षवर्धन आरंभ में शैव मतानुयायी था, आगे चलकर वह बौद्ध मतानुयायी बन गया और महायान पंथ का महान संरक्षक साबित हुआ। हर्ष स्वयं को महान लेखक मानता था। हर्ष स्वयं को क्या मानता था, महान लेखक था, वह स्वयं को महान लेखक मानता था। उसने नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली नामक 3 नाटक लिखे। इसे हालांकि इसे प्रामाणिकता का संदेश है, मतलब कि पूर्णतः नहीं कहता था कि इसने ही लिखा है, लेकिन हाँ ये तीनों नाम आएगा, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। किसने लिखी है, तो हर्ष ने लिखी है। ये तीनों प्रश्न आ चुके हैं। अब है गुप्तकालीन प्रशासन देख लेते हैं। गुप्त काल की तुलना में हर्ष के प्रशासन में विकेंद्रीकरण और सामंतीकरण का विस्तार के अलावा कोई नई बात नहीं थी। पुरोहित को भूमि देने की परंपरा जारी थी। संभवतः अधिकारियों को वेतन और पुरस्कार के रूप में भूमि देने की जागीरदारी प्रथा हर्ष ने शुरू की। इसलिए हर्ष को सिक्के अधिक नहीं मिलते हैं। जब उसने दूसरों को इस काम सौंप दिया शासन के लिए इक्ता देकर, हाँ, तो जाहिर सी बात उसके सिक्के नहीं मिलेंगे। अब चिनांशु एक प्रकार का वस्त्र था जो इस काल में कुलीन लोगों के बीच प्रचलित था। ऐसे इस समय देखेंगे ज़ारा वारा का ब्रांड है, तो सब ब्रांड के कोई कपड़े होते तो उसका नाम चिनांशु हुआ करता था। अब है राजवंश स्थल, प्रमुख शासक और उसकी उपलब्धि क्या क्या है। राजवंश है मैत्रिक स्थान है, आप देखेंगे वल्लभी, प्रमुख शासक भट्टारक, धरसेन, ध्रुवसेन, प्रथम, भटनागर, गुलेह, आदित्य, ये सब जो आप देखेंगे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी आप इसको एक बार देखिएगा जरूर, क्योंकि इससे प्रश्न कम आते हैं, लेकिन चूंकि मेरे पास था ये इंपॉर्टेंट था तो मैंने इसको टिक कर दिया है। देखिएगा आप देखने जा रहे हैं हम लोग दक्षिण भारत के बारे में देखने जा रहे हैं कि दक्षिण भारत का इतिहास क्या क्या था। चलिए प्रारंभ करते हैं, ज्यादा नहीं बचा हुआ, बस खत्म होने वाला है। राजनीतिक परिदृश्य देखते दक्षिणी भारत का क्या था। अभी तक के विवरणों से ऐसा लगता है कि 500 ईस्वी तक भारतीय इतिहास का केंद्र बिंदु उत्तर भारत था, परंतु 500 ईस्वी से 750 ईस्वी के बीच महत्वपूर्ण गतिविधियां दक्षिण में घटित हुई। हालांकि पहले भी कई महत्वपूर्ण राजवंश अस्तित्व में आए। इस काल में वातापी यानी बादामी के चालुक्य, कांची के पल्लव और इसका आपसी संघर्ष चर्चा का केंद्र बिंदु बन गया
बन जाता है, लेकिन इसके अलावा कई छोटे छोटे राज्यों के बारे में जानना आवश्यक है, जिसके जाना जिसके आधार पर प्रमुख शक्ति बन गया। वाकटक वंश देख लेते हैं क्या है। उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ यानी बरार में सातवाहनों के स्थान पर वाकटकों का उदय हुआ। आपको पता है सातवाहन कहाँ कहाँ थे, महाराष्ट्र में थे, कर्नाटक में थे और आंध्र प्रदेश में थे। तो उन्हीं के स्थान पर किसका हुआ, वह आप देखेंगे कि वाटकों का उदय हुआ। ब्राह्मणों को दी गई भूमि अनुदान संबंधित ताम्रपत्र में इसके बारे में जानकारी मिलती है। गुप्त वंश के महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकटक राजवंश में करवाया और इन्हीं की सहायता से शकों के विरुद्ध सफलता अर्जित की। अब है वातापी यानी बादामी के चालुक्य के बारे में है। वाकटकों के बाद चालुक्यों का प्रभाव बढ़ा। चालुक्यों ने 6वीं शताब्दी के आरंभ में पश्चिमी दक्कन में अपना राज्य स्थापित किया। पुलकेशन द्वितीय, ये द्वितीय है 11 नहीं है यार, पुलकेशन द्वितीय अपनी उपलब्धियों की जानकारी उनके ऐहोल अभिलेख से होती है, जिसकी रचना रवि कीर्ति ने की थी। पुलकेशन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया। ये क्वेश्चन आ चुका कि नर्मदा नदी के किनारे हर्ष को किसने हराया था, तो पुलकेशन द्वितीय ने हराया था। अब है चालुक्य राजा शीघ्र ही राष्ट्रकूटों द्वारा विस्थापित कर दिए गए थे। अब है वेंगई के चालुक्य, इसके हैं वेंगई के चालुक्य हैं, इनको भी देख लेते हैं। पुलकेशन द्वितीय लिखा हुआ है, देखो फिर 11 लिख गया। पुलकेशन द्वितीय ने 610 ईस्वी के आसपास कृष्णा और गोदावरी का दोआब पल्लव से छीन लिया। यह दोआब वेगई कहलाता था। वेगई में चालुक्य वंश की ही एक शाखा स्थापित की गई, जो वैगइयों का पूर्व चालुक्य राजवंश कहलाते हैं। अब आ गए इक्ष्वाक वंश। प्रायद्वीप से पूर्वी भाग में सातवाहनों के अवशेष, इसके अवशेष सातवाहनों के अवशेष पर कृष्णा गुंठूर क्षेत्र में इक्ष्वाक का उदय हुआ। इक्ष्वाकों ने कृष्णा गुंठूर क्षेत्र में भूमि अनुदान की प्रथा चलाई। इस क्षेत्रों से अनेक ताम्रपत्र संदेह पाए गए हैं। इक्ष्वाक को अपदस्थ कर उनकी जगह पल्लव ने लिया। अब पल्लव राजवंश देखते हैं। पल्लव का अधिकार दक्षिणी आंध्र और उत्तरी तमिलनाडु दोनों में था। पल्लव की राजधानी क्या थी, कांची थी, आधुनिक कांचीपुरम थी। पल्लव ने बहुत सारे कर मुक्त कर ब्राह्मणों को दिए। जो ये ब्राह्मणों को दान देने की प्रथा थी, यही प्रथा जो आप मुगल काल में इक्ता प्रथा के रूप में देख लेंगे, जहां कर वसूला जाता था। पल्लव ने अपने प्रारंभिक अभिलेख प्राकृत और फिर संस्कृत भाषा में जारी किए। तो ये प्रश्न का क्षेत्र है कि पल्लव ने अपने प्रारंभिक अभिलेख किसमें जारी किए थे, वो प्राकृत भाषा में। बाद में फिर वह जो पुरोहित के या ब्राह्मणों के प्रभाव में आने के कारण वह संस्कृत भाषा में जारी करने लगे, क्योंकि आपको पता है संस्कृत भाषा कैसी भाषा मानी जाती थी, उच्च वर्ग की भाषा मानी जाती थी, जो कि वर्ण व्यवस्था में पहले और दूसरे वर्ग में आते थे। और प्राकृतिक भाषा जो थी वो महिलाओं यानी समस्त महिलाओं और साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो निम्न वर्ग के लोग थे उनके लिए मानी जाती थी। फिर है सिंह विष्णु के दरबार में कीर्तार्जुनियम के लेखक भारवी रहते थे। ये पूछा जाएगा कीर्तार्जुनियम के लेखक कौन है, भारवी। और बहुत इंपॉर्टेंट बना देंगे, तो उसमें बना देंगे कि विष्णु की किसके दरबार में थे, सिंह विष्णु के दरबार में थे। महेंद्र वर्मन प्रथम के ने स्वयं मत विलास प्रहसन नामक ग्रंथ की रचना की। अब नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में ह्वेंसांग ने कांची की यात्रा की एवं कांची की सुंदरता और भव्यता का काफी प्रशंसा की। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम के तटीय मंदिर यानी शोर टेम्पल का निर्माण करवाया। संस्कृत के प्रख्यात विद्वान दंडियन इसी के राजसभा में रहते थे। तो ये जो नरसिंह वर्मन द्वितीय है, ये याद रखिएगा। ये जो आपको क्या सप्त पकौड़ा
और कैलाश मंदिर के निर्माण के लिए जाने जाते हैं। अब है कदम्ब वंश के बारे में। कदम्बों ने चौथी सदी में उत्तरी कर्नाटक और कोंकण में अपना राज्य कायम किया था। कदम्बों ने अपनी राजधानी को वैजंती तथा वनवासी को बनाया था। मैसूर का गंग वंश आप देख लेते हैं। यह कदम्बों ने उत्तरी कर्नाटक को अपना राज्य क्षेत्र बनाया। वहां गंगों ने दक्षिण कर्नाटक को गंग राज्य, पूरब में पल्लव के राज्य और पश्चिम में कदम्बों के राज्य के बीच में थे। यानी कि ये कैसे थे, ये लैंडलॉक हुआ करते थे। अब है वारंगल का काकतीय वंश के बारे में देख लेते हैं। चालुक्यों के पतन की स्थिति में काकतीयों ने अपना चालुक्यों के अधीनता से स्वतंत्रता कर नलगोड यानी हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। गणपति के बाद उसकी पुत्री रुद्रामन इस वंश की शासिका बनी। अब नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, संगम वंश के बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से प्राप्त होता है उसे संगम साहित्य कहते हैं। इसके पहले का कोई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ दक्षिण भारत के लिए उपलब्ध नहीं है। पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम यानी गोष्ठी आयोजित की गई थी। इसमें संकलित साहित्य संगम साहित्य कहलाया। इसका विवरण निम्नलिखित है। संगम युग में 5 महाकाव्य भी लिखे गए, यद्यपि वे संगीत संगम साहित्य के अंतर्गत नहीं आते थे, जिसमें जीवन चिंतामणि, मणिमेखलम और शिल्पादिकरम ही वर्तमान में उपलब्ध हैं। तोल्काप्पियम तमिल व्याकरण और अलंकरण शास्त्र की पुस्तक है। तिरुवल्लुर क्या है, कुराल नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना है। तिरुकुलरम ग्रंथ को तमिल बाइबल भी कहा जाता था। ये ध्यान रखिएगा, तिरुकुलरम को क्या कहा जाता, तमिल बाइबल भी कहा जाता था। अब उसके बाद एक लाइन है, ओवैयर और नेचिलियर संगम काल के प्रसिद्ध कवित्री थे। तो जो नाम है आपको ये संस्कृत मैच करते हुए हैं। अब है कि समकालीन शब्दावली देख लेते हैं। मंडलम यानी राज संपूर्ण, अवय छोटे ग्रामों की सभा, नाडु प्रांत को कहते थे। फिर आप देखेंगे उसके बाद उरुर जो नगर या बड़े ग्राम, फिर सिरुर छोटे ग्राम होते थे और मुडुर जो है पुराने ग्राम हुआ करते थे। अवय क्या थे, छोटे ग्रामों की सभा जो थी उसे अवय कहा जाता था। फिर है पिट्टिनम, वो शहरी जो तटी शहर होते थे। तो वर्तमान में 9 हम लोग के जो शहर हैं, 9 राज्य जो हैं वो तटी राज्य में आते हैं भारत के। तो वैसे ही उन तटी शहरों को अगर देखा जाए, जैसे मुंबई हो गया तटी शहर है, हाँ, तो उसको क्या कहेंगे, पट्टियम कहा जाएगा संगम युग में। फिर है पोडियाल, पोडियाल को सार्वजनिक स्थल कहा जाता था। जैसे कि वर्तमान में आप पार्क वार्क देखेंगे सार्वजनिक स्थल होते हैं, तो उसे संगम युग में क्या कहा जाता था, उसे कहा जाता था पोडियाल कहा जाता था। फिर है सालोन, सालो क्या था, प्रमुख सड़क हुआ करती, जैसे कि इस समय ना नेशनल हाईवे हुआ करते हैं, वैसे उस समय संगम साहित्य में से सालोन कहा जाता था। फिर तेरू, नगर की प्रमुख गली जो होती थी वो तेरू कहलाती थी। अब संगम कालीन जो है प्रमुख नगर देख लेते हैं। उरैयू, उरैयू क्या होता था, यह चोल की राजधानी थी तथा सूती कपड़ों का बड़ा केंद्र हुआ करती थी। उसके बाद पुहार, यह चोलों के समुद्र तटीय राजधानी थी। यह एक प्रसिद्ध बंदरगाह भी थी। वर्तमान में भारत की आर्थिक राजधानी बोला जाए तो किसे कहा जाता है, भारत की आर्थिक राजधानी के तौर पे मुंबई को गिना जाता है। वैसे ही उसी समय संगम कालीन में क्या कहा जाता था, पुहार कहा जाता था। मदुरै, मदुरै क्या था, पांड्य शासकों की राजधानी हुआ करती थी। वाजी या करेचूर क्या होता था, चोलों की राजधानी हुआ करती थी। कोराइकी क्या थी, ये थी पांडवों की तटीय राजधानी। मुशीर अथवा मुजीरम क्या होता था, वो चोल कालीन प्रसिद्ध बंदरगाह होता था। अब है राजस्व में सर्वाधिक संबंधित जो शब्दावली है उनके बारे में देख लेते हैं। पहला आप देखेंगे, माँ
और वेल्ली। ये क्या होता था, भूमि के दो प्रमुख मापन होते थे। जैसे इस समय बीघा कट्ठा चलता है, वैसे ही आप देखेंगे तो उस समय भूमि के दो प्रसिद्ध माप क्या थे, वो माँ और वेल्ली थे। इरई क्या है, भूमि कर होता था। जैसे वर्तमान में आप हाउस टैक्स वैक्स देखते हैं, वैसे इरई जो भूमि कर हुआ करता था। उल्गू या सुंगम क्या होता था, चुंगी एवं सीमा शुल्क। पुडमय और पांडु क्या होता था, वो राजाओं को आदा किए जाने वाला कर होता था। इरादू क्या होता था, जबरन वसूल जाने वाला कर को इरादू कहा जाता था। अब देखेंगे इसकी राजनैतिक इतिहास को देख लेते हैं। संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेशों के तीन राज्य चोल, चेर और पांड्य का विवरण प्राप्त होता है। चोल राज्य का प्रमुख शासक क्या था, करिकलर था। इसने चोल, चेल और पांड्य राजाओं को युद्ध में हराया। पुरातन कुहार पतन का निर्माण इसी समय हुआ था। कावेरी नदी पर बांध का निर्माण कर इसने सिंचाई के लिए नहर निकलवाई। अब है संगम युग का दूसरा राज्य चेर था, जो केरल प्रांत में स्थित था। इस वंश के प्रमुख शासक सेनगुट्टवम था। इसके यश का गान प्रसिद्ध कवि परहण ने किया था। इसने प्रतिनिधि नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज के प्रतिष्ठित किया और पत्नी देवी की पूजा भी प्रारंभ करवाई। संगम युग का तीसरा राज्य पांड्य था। इसकी राजधानी मदुरई थी तथा नेडुजेलियम इस वंश के प्रथम प्रमुख शासक थे। शासन व्यवस्था देख लेते हैं क्या है। इस काल में वंशानुगत राजतंत्र का प्रचलन था, जिसको इसके मंत्री सलाह देते थे। मंत्रियों को आम इच्छाई कहा जाता था। राज्य के न्यायालय को मात्रम कहते थे। अब आ गया समाज, संगमकालीन समाज के बारे में। तमिल समाज भी उत्तर भारत की तरह वर्ग भेद पर आधारित था। इसमें ब्राह्मण प्रमुख थे। ब्राह्मणों के पश्चात वेल्लागर वर्ग का स्थान था, जो मुख्यतः कृषि कार्य करता था। व्यापारी वर्ग को वेनिगर कहा जाता था, किंतु इसकी प्रतिष्ठा अच्छी नहीं थी। उन्हें शूद्रों की कोटि में रखा जाता था। इस काल में अस्पृश्यता की भावना तो मौजूद थी, लेकिन दास प्रथा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। तोलपक्कियम में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। आप तोलपक्कियम में भी 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है, और भारतीय जो साहित्य उठाएंगे तो उसमें भी आपको 8 प्रकार के विवाह का ही उल्लेख है, जिसमें से 4 विवाह को मान्यता दी गई है और 4 को नहीं दी गई है। उसके बाद देखेंगे तमिल देश का पश्चिमतम देश मुरुगन था। तमिल देश का पश्चिमतम देश कौन सा, मुरुगन था। इसकी उपासना में बेलाडन नृत्य किया जाता था। पूछा जाएगा बेलाडन नृत्य किसके लिए किया जाता था, तो वह जो मुरुगन के लिए किया जाता था। अर्थव्यवस्था देख लेते हैं क्या है। संगम काल की अर्थव्यवस्था कृषि और व्यापार वाणिज्य पर आधारित थी। किसानों को वेल्लर तथा उनके प्रमुखों को वेलरी कहते थे। निम्न वर्ग की महिलाएं खेती में कार्य करती थी। उन्हें कैडे सीवर कहा जाता था। कृषि के साथ उद्योग धंधे का भी विकास हुआ। उरैयूर सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। चोलों की इस समृद्धि का प्रमुख कारण उनका सूती वस्त्र उद्योग था। इस काल का व्यापार वाणिज्य अत्यंत उत्तम था। पश्चिम में रोम तथा पूर्व में मलय द्वीप समूह और चीन के साथ व्यापार होता था। काली मिर्च, हाथी दांत, मोती और रेशम निर्यात की वस्तु थी, जबकि सोना, चांदी इत्यादि धातुओं का आयात किया जाता था। अरिकामेडु भारत रोम व्यापार का प्रमुख स्थल था। ये पूछा गया था अरिकामेडु क्या है, तो अरिकामेडु जो है एक जो बंदरगाह हुआ करता था। यहाँ से विशाल रोम बस्ती का पता चला है। पश्चिमी तट नौरा, मुशीरी, तोंडी, नेलसाड, मुजिरिस तथा पूर्वी तट पर कोल्ची, पोदुका व कमरा जैसे प्रमुख बंदरगाह थे। तो इस प्रकार से हमारा पूरा एंशिएंट हिस्ट्री क्या हो गया है, खत्म हो गया है। अब हम जो मिलेंगे वह मिलेंगे
मेडुअल हिस्ट्री से मिलेंगे। चलिए वीडियो में समाप्त करते हैं। धन्यवाद।